आपके घरों में मौजूद यूपीएस की बैटरीज और आपकी कारों में मौजूद बैटरीज जो कार को स्टार्ट करने के लिए या कार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो बैटरीज लेड एसिड बैटरीज हैं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये लेड एसिड बैटरीज किस तरह से बनाई जाती हैं और ये कैसे काम करती हैं। मैं हूं शान अहमद और आप देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। लेड एसिड बैटरीज पहली दफा फ्रांस में 1850 की दहाई में बनाई गई और ये इस दुनिया में बनने वाली पहली रिचार्जेबल बैटरीज थी और इसके बाद से ये तकरीबन 160-170 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी हमारे इस्तेमाल में मौजूद हैं। हालांकि आजकल के दौर में बहुत सी एडवांस बैटरीज की टेक्नोलॉजीज वजूद में आ गई हैं, लेकिन इन लेड एसिड बैटरीज की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई, जिसकी वजह से आज भी हमारे इर्द गिर्द अक्सर औकात नजर आती हैं और हमें इनकी अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। ये हमारी कारों में, हमारी बाइक्स के अंदर मौजूद हैं। दूसरी जदीद बैटरीज की निस्बत ये सस्ती हैं और कंपैरेटिवली थोड़े टाइम के लिए जहाँ पे हमें एनर्जी का सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे ये बहुत अहसन तरीके से काम करती हैं। इन बैटरीज की स्ट्रक्चर की तरफ आए तो जिस तरह से पहले हमने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि किसी भी बैटरी को बनाने के लिए उसके 3 पार्ट्स होना जरूरी है। इसमें 2 पार्ट्स उस बैटरी के इलेक्ट्रोड्स होंगे और तीसरा पार्ट वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर हम उन इलेक्ट्रोड्स को डुबो कर रखेंगे। इस लेड एसिड बैटरी की सूरत में इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लेड से बनाए गए हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो प्योर लेड से बनाया गया होता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो लेड ऑक्साइड से बना होता है। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल से ये बात डिस्क्राइब की थी कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स जो हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं, वो दोनों ऐसे मटेरियल से बनने चाहिए कि उन दोनों मटेरियल्स की एक दूसरे की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। तो लेड और लेड ऑक्साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि लेड ऑक्साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसके बाद इस लेड एसिड बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ सॉल्यूशन होता है। अब हम देखते हैं कि बैटरी अपने टर्मिनल्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस किस तरह से क्रिएट करती है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन के आयंस के तौर पर स्प्लिट होकर रहता है। जब ये सल्फेट आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मौजूद लेड के साथ मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही ये सल्फेट आयंस लेड के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना देते हैं। यानी ये सल्फेट आयंस की लेड के साथ केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है और ये इस बॉन्ड के जरिए उस लेड के साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे केमिकल रिएक्शन हुआ है लेड के दरमियान और सल्फेट के दरमियान, जिसके नतीजे में लेड सल्फेट बना है और साथ 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं। और इस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह से इस बैटरी के 2 टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चार्जेस अनबैलेंस हो जाते हैं। अगर इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, जमा हो गए हैं, तो इसका मतलब है दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी है जो कि पॉजिटिव चार्ज के तौर पे अपीयर होगी। अब जब भी हम इस बैटरी के इलेक्ट्रोड्स को या इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स को किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो कि लेड ऑक्साइड पर मुश्तमिल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ लेड के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, तो वो सर्किट के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल यानी लेड के करीब जमा हुए नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, जिसके नतीजे में उस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो वहां पर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने से मजीद केमिकल रिएक्शंस होंगे और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में भी लेड ऑक्साइड उस सॉल्यूशन में मौजूद सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन होकर लेड सल्फेट बनाएगा और इसके साथ साथ पानी बनेगा और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे वो यूज होते रहेंगे और इनके यूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कमी इस साइड पे मुसलसल कायम रहेगी, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट के अंदर से मुसलसल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता रहेगा और इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयंस की मिकदार जो है वो महदूद है। उस सॉल्यूशन में गैर महदूद वक्त तक मुसलसल सल्फेट आयंस मुहैया करने की सलाहियत नहीं है। इसका मतलब है जब थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिक करंट इस बैटरी की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगा तो सल्फेट आयंस में कमी होती रहेगी, क्योंकि सल्फेट आयंस दोनों इलेक्ट्रोड्स पे यूज हो रहे हैं।
वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे भी लेड के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना रहे हैं और साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि वो पॉजिटिव टर्मिनल पे भी लेड ऑक्साइड के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना रहे हैं और साथ पानी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में इस सोल्यूशन के अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा और सिर्फ पीछे पानी रह जाएगा। और जब ये सल्फेट आयंस खत्म हो जाएंगे तो ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी होगी, कंप्लीटली अपनी केमिकल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड कर चुकी होगी। इसके बाद ये बैटरी मजीद करंट प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं। लेकिन अगर हम किसी तरह से इस केमिकल रिएक्शन को, जिसके नतीजे में सल्फेट आयंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ जुड़ गए हैं, उनके ऊपर चिमट गए हैं, उसको रिवर्स कर दें, तो हम दोबारा से इस बैटरी को यूज करने के काबिल हो जाएंगे, इससे इलेक्ट्रिक करंट लेने के काबिल हो जाएंगे। इस मकसद के लिए बैटरी को दोबारा चार्ज किया जाता है। जब हम बैटरी को एक्सटर्नल पावरफुल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों टर्मिनल्स पे केमिकल रिएक्शंस रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, यानी दोनों टर्मिनल्स पे मौजूद जो सल्फेट आयंस लेड के साथ और लेड ऑक्साइड के साथ चिमट गया है, वो इन इलेक्ट्रोड से अलहदा होना शुरू हो जाता है और वापस इस सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और इस तरह जब सारे का सारा सल्फेट अपने इलेक्ट्रोड से या टर्मिनल से अलहदा होकर सॉल्यूशन के अंदर शामिल हो जाएगा, तो बैटरी दोबारा फुली चार्ज हो जाएगी और वो दोबारा इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स बन जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएगी। यहाँ पे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल सर्किट से होकर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंची है, वो बैटरी के अंदर से ही सॉल्यूशन के थ्रू दोनों टर्मिनल्स के दरमियान फ्लो क्यों नहीं करती। इस मसले के हल के लिए हमेशा हर बैटरी के अंदर दोनों टर्मिनल्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग शीट रखी होती है। ये शीट इस तरह से बनाई जाती है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो सके, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो आयंस हैं वो इस शीट के थ्रू पास होने के काबिल हों, ताकि सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस को पजीर हो सके और कभी भी किसी सूरत में भी बैटरी के टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर से ही करंट दोनों के दरमियान फ्लो करना ना शुरू कर दे। अब आप ये बात समझ चुके हैं कि लेड एसिड बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की सलाहियत जो है वो सल्फेट आयंस के लेड के साथ रिएक्शन करने की सूरत में है, रिएक्शन करने की सलाहियत पे है। इस सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो नेगेटिव टर्मिनल पे लेड है उसको पोरस बनाया जाता है, यानी उसके दरमियान खाली जगह मौजूद होती हैं। इन खाली जगहों की वजह से उस टर्मिनल का या लेड का जो सरफेस एरिया है जहां से वो सल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन कर सकता है वो ज्यादा हो जाता है, यानी सल्फेट आयंस के लेड के साथ रिएक्शन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी की ओवरऑल करंट प्रोवाइड करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। अब हम अपनी इस मौजूदा लेड एसिड बैटरीज की वर्क करने की अंडरस्टैंडिंग से ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल में ये लेड एसिड बैटरी जो है वो ख़राब हो सकती हैं या डेड हो सकती हैं। सबसे पहले लेड एसिड बैटरीज को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें जिस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम इस बैटरी को पार्शली डिस्चार्ज फॉर्म में, यानी थोड़ा बहुत यूज करने के बाद बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक रिचार्ज किए बगैर ना छोड़ें, क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है यानी हमने उसको यूज कर लिया है तो सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले सल्फेट आयंस जो हैं वो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल्स के साथ चिपक जाते हैं और अगर हम बैटरी को इसी हालत में बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक छोड़ देंगे तो वो सल्फेट आयंस उन टर्मिनल्स के साथ इतनी मजबूती से चिमट जाएंगे कि बाद में दोबारा उनको चार्ज करने की सूरत में भी वो सल्फेट आयंस जो हैं वो अपने टर्मिनल से अलहदा नहीं होंगे और इस तरह बैटरी के टर्मिनल जो हैं वो परमानेंटली ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और दोबारा वो चार्ज करने के या उस बैटरी से करंट हासिल करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर लेड एसिड बैटरीज को खराब होने से बचाने के लिए हमें जिस बात का ख्याल रखने की जरूरत है वो ये है कि हम बैटरीज को डीपली डिस्चार्ज ना करें, यानी इस बैटरी को मुकम्मल तौर पर यूज ना करें। एक दफा जब यूज कर रहे हैं तो बैटरी को मुकम्मल खाली ना करें, बल्कि आम तौर पर इन बैटरीज को 50% डिस्चार्ज करना चाहिए, यानी जब ये कंप्लीटली फुली चार्ज हैं तो उस फुली चार्ज हालत से इस बैटरी को सिर्फ आधा यूज करना चाहिए, मुकम्मल तौर पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम मुकम्मल तौर पर उस बैटरी को यूज करेंगे तो इस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले सल्फेट आयंस तमाम के तमाम इलेक्ट्रोड्स के साथ चिपक जाएंगे और वो प्लेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी में पड़ी रह जाएंगी। इस तरह से इन इलेक्ट्रोड्स का इन टर्मिनल्स के परमानेंटली खराब होने के चांसेस होते हैं और इसके अलावा जो सल्फेट आयंस जब बहुत बड़ी तहें इन टर्मिनल्स के ऊपर बना लेंगे उनके साथ चिपक के, तो उनको दोबारा इन टर्मिनल्स से अलहदा करना या बैटरी को चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा,
जिसकी वजह से बैटरी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर लेड एसिड बैटरीज को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें जिस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम इन बैटरीज को बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज ना करें। एक दफ़ा जब बैटरी फुली चार्ज हो जाए तो हमें इस बैटरी के चार्जर वगैरह जो हैं वो प्लग आउट कर देने चाहिए, या यूपीएस में ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए कि बैटरी फुली चार्ज होने के बाद वो ऑटोमेटिकली इन बैटरी की चार्जिंग को ऑफ कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हाई इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से इन बैटरीज के कनेक्ट रहने की सूरत में इसके टर्मिनल्स जो हैं वो डिके करना शुरू हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ओवर चार्जिंग के नतीजे में वो टर्मिनल्स का मटेरियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, और उनके कम होने की सूरत में इस बैटरी की जो ओवरऑल कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो भी कम होती जाएगी, या चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि वो इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स जो हैं वो इस सोल्यूशन में मौजूद सल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो टर्मिनल्स के ऊपर मौजूद मटेरियल लेड की मिकदार ही कम रह जाएगी तो नतीजतन जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी मिकदार भी कम होगी, और ये बैटरी कम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के काबिल रह जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में आज के टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।